ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग लास्ट लेक्चर में वेव को खत्म किया था। अब वेव का ही एक पार्ट है साउंड। ठीक है, जैसे हमने देखा था वेव कितने टाइप के, दो टाइप के, एक थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एक था मैकेनिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हमने 7 तरीके के वेव देखे थे, जिसमें गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो वेव। और फिर मैकेनिकल में हम लोगों ने लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव देखा था। लॉन्जिट्यूडनल में हमने देखा था कि साउंड वेव जो है वो किस तरीके से लॉन्जिट्यूडनल का एग्जांपल आता है, और साउंड वेव कभी कभी ट्रांसवर्स की तरह भी बिहेव करता है। जैसे कि ऐसे कोई वाद्य जिसमें धागा लगा हो, जैसे वीणा हो गया, है ना, सारंगी हो गया, उसके बाद हमारा और क्या कहते हैं, तो गिटार हो गया, तो इनसे जो साउंड निकलेगा वो ट्रांसवर्स वेव की तरह बिहेव करेगा। बल्कि जो ऐसे वाद्य जिसमें धागा नहीं लगा हुआ है, जैसे बांसुरी और जैसे शहनाई, ना, तबला, हारमोनियम, तो इन सब से निकलने वाला साउंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव कैटेगरी में आता है। तो अब हम लोग साउंड को स्पेसिफिकली पढ़ते हैं। ठीक है, जब साउंड अच्छे से खत्म कर लेंगे तब हम लोगों ने विजुअल जो, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में विजुअल वेव को छोड़ा हुआ था, है ना, बयानी हपी नाला वाला, उसको हम लाइट करके पढ़ेंगे सेपरेट। ठीक है, ये थोड़ा सा रिकैप था। बाकी हम शुरू करते हैं क्या, साउंड। साउंड साउंड को हिंदी में कहते हैं, साउंड को हिंदी में क्या कहेंगे भाई, स्टडी ऑफ साउंड कहलाती है अकॉस्टिक। अगर कोई पूछेगा कि ध्वनि की स्टडी या साउंड की स्टडी क्या कहलाएगी, अकॉस्टिक कहलाती है, अकॉस्टिक। ठीक है, अकॉस्टिक। और इस अकॉस्टिक का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में। आगे मैं समझाऊंगा किस तरीके से जो ऑफिसेस होते हैं, ऑफिसेस में आवाज गूंजे ना, इको ना क्रिएट हो, या जो सिनेमा हॉल्स होते हैं उसमें आवाज टकरा करके वापस ना आए, उसमें इको पैदा ना हो, तो किस तरीके से अकॉस्टिक का प्रयोग किया जाता है उन्हें बनाने के लिए। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना समझो कि ध्वनि की स्टडी अकॉस्टिक कहलाती है। अब नेचर के आधार पर, नेचर यानी प्रकृति के बेस पर, हम साउंड को दो कैटेगरी में बांटते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर साउंड कितनी कैटेगरी में जाती है, दो कैटेगरी। कौन कौन सी, एक थी लॉन्जिट्यूडिनल, लॉन्जिट्यूडिनल, और दूसरी थी ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स। हमने देखा था साउंड जब लॉन्जिट्यूडिनल की कैटेगरी में होती है तो वो मैक्सिमम ट्रेवल कर पाती है कि वो सॉलिड से भी निकल जाती है, लिक्विड से भी निकल जाती है और गैस से भी निकल जाती है। लेकिन ट्रांसवर्स की कैटेगरी में वो सिर्फ सॉलिड और लिक्विड से ही पास हो पाती है। इसके लिए अमूमन साउंड को हम लॉन्जिट्यूडिनल वेव की कैटेगरी में रख देते हैं। जैसे अगर किसी से पूछो कि लॉन्जिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल क्या है, तो उसके जुबान पर तुरंत आएगा साउंड। और पूछो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल क्या है, तो कहेगा लाइट। क्यों? क्योंकि ट्रांसवर्स वेव का जो नेचर होता है वो कुछ ऐसे होता है, साइन वेव, जबकि लॉन्जिट्यूडिनल का नेचर होता है ऐसे, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, है ना, ऐसा ऐसा होता है, हम झम 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 करते हुए ऐसे जाता है। ठीक है, तो साउंड को अमूमन हम किस कैटेगरी में रखते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल की कैटेगरी में, नेचर वाइज। लेकिन अब साउंड को उसके प्रकार के बेसिस पर भी डिवाइड किया जाता है। मतलब कि अलग अलग टाइप के जो साउंड होते हैं वो कैसे डिसाइड होता है, तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर, टाइप्स ऑफ साउंड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर साउंड को तीन कैटेगरी में रखा जाता है। तीन कैटेगरी में, एक को कहते हैं ऑडिबल, ऑडिबल साउंड।
दूसरे को कहते हैं इंफ्रासोनिक, और तीसरे को कहते हैं अल्ट्रासोनिक। बताओ, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर साउंड को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड किए? कौन कौन सा? ऑडिबल, इंफ्रा और अल्ट्रासोनिक। ऑडिबल नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस साउंड की फ्रीक्वेंसी का रेंज कुछ यूं होगा जिसे हम सुन पाएंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन पा रहे हो। तुम्हारे सामने कोई बच्चा होगा, वो बोल रहा होगा, तुम सुन पा रहे हो। तुम्हारे सामने कोई स्क्रीन चल रहा होगा, वहां से आवाज आ रही है, सुन पा रही हो। यूट्यूब चलाओ, आवाज आएगी, सुन पाओगी। तो भाई कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिसे हम सुन पाते हैं? तो ऑडिबल रेंज, जो ऑडिबल रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की, वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज ना, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज, यानी लो से लो हम 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं और हाई से हाई 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। अगर 20 हर्ट्ज से नीचे आया तो भी नहीं सुनाई देगा, और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर गया तो भी नहीं सुनाई देगा। हमें कहां से कहां तक की फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। अब 20 किलो हर्ट्ज को अगर कोई यूं कहे कि 2000 हर्ट्ज, कोई गलत बात है? नहीं, सेम है। 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 20 2000 नहीं, 1000 से 2 किलो हर्ट्ज हो जाए, 20,000 है ना। 20,000 हर्ट्ज कहो या 20 किलो हर्ट्ज कहो, ठीक है। तो बेसिक नहीं पढ़ने का, सीधा याद रखने का। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी आती है वो ऑडिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर है? ये जो बच्चा है का बाबू, ये देख रहा है कार्टून। इस कार्टून से इसको जो आवाज आ रही होगी, इस आवाज की रेंज क्या होगी? कितने से कितने के बीच में होगी इसकी फ्रीक्वेंसी? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच। अच्छा देखो, कोई भी आवाज हमें क्लियर सुनाई कब देगी? जैसे एक तुमने बोला क और दूसरा बोला ख, ठीक है। दो वर्ड है, एक क है, एक ख है। तो क और ख दोनों हमें क्लियर कब सुनाई देगा? जब दोनों साउंड के बीच में 1/10 सेकेंड का गैप हो। कितने सेकेंड का? 1/10 सेकेंड। यानी अगर 0.1 सेकेंड का गैप दे करके हम कुछ बोलते हैं तो वो साउंड हमें क्लियर सुनाई देती है, हमें समझ में आता है कि क्या क्या बोला गया है। और किसी ने बोले क्या, ऐसे तुरंत बोल दे, 0.1 सेकेंड का गैप ना रहे, तो क्या हमें समझ में आएगा कि दोनों साउंड क्या बोला गया है? नहीं। इसीलिए जो बड़े बड़े नेता लोग होते हैं ना, या कोई अच्छे टीचर्स होते हैं, तो जब बोलते हैं तो बोलने के बाद पॉज लेते हैं। पॉज क्यों लेते हैं? जब मैं दूसरी बात कहूँ तो सामने वाले के दिमाग में वो बात एनालाइज हो सके, उसे समझ में आ सके कि अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ। ये नहीं कि चिट्ठी की तरह आए और उसको क्या लिखा है बांच के चल दिए, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। और इतना भी पॉज नहीं ले लेना है, तुमने पहली बात क्या कही थी लोगो भुला जाए। समझ में आया? हाँ। तो पॉज ले लेकर बोलना ना अपने आप में एक कला है। तो हर कोई इंसान जो है लोगों को बहुत देर तक होल्ड नहीं कर पाता है, लेकिन नेताओं में कुछ कुछ नेता होते हैं जो लोगों को काफी टाइम तक होल्ड कर पाते हैं। समझ में आया? तो किसका इस्तेमाल करते हैं? वो इसी अकॉस्टिक का ही इस्तेमाल करते हैं। बोलने का जो तरीका होता है उन्हें सब सिखाया जाता है, किस तरीके से बोलना है और किस तरीके से नहीं। तो बताओ, दो साउंड के बीच में कितने सेकेंड का गैप होना इम्पोर्टेंट है? 1/10 गैप, गैप होना चाहिए 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब देखो, दूसरा जो है हमारा है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी, कितने से? 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी। 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी
को हम कहेंगे इंफ्रासोनिक। क्या 20 हर्ट्ज से कम की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो हमें सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी। ठीक है, जैसे तुम अपने कमरे में बैठे हो और तुम्हारे पीछे से चुपचाप से एक चूहा भाग जाएगा। क्या हर बार देखो, अगर कुछ है खड़बड़ा गया, ऐसे कोई कागज है, कुछ गिरा है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अच्छा कुछ तो गया है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, मतलब कि कोई कागज नहीं है, एकदम सब क्लीन एरिया है और चूहा भाग जाएगा, क्या तुम्हें पता चल पाएगा? नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे पास कुत्ता बैठा रहेगा ना, कुत्ता तो आंख बंद किए रहेगा, लेकिन चूहा जैसे ही निकलेगा ना, इसका कान खड़ा हो जाएगा और तुरंत एक आंख खोल देगा, कहेगा कुछ गड़बड़ है, कुछ भागा, और वो समझ जाएगा कि क्या भागा। चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, ये लोग 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी को क्या कर पाते हैं? आराम से सुन लेते हैं। इसीलिए ये जब सोते भी रहते हैं तो इनके पीछे अगर थोड़ी सी भी आहट होती है ना, इनका कान जो है तुरंत खड़ा हो जाता है। ये तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। तो बताओ, जानवर जो पशु है, पक्षी हैं, वो किस फ्रीक्वेंसी को आसानी से सुन पाते हैं? इंफ्रासोनिक। ठीक है, इंफ्रासोनिक। ठीक है, इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक का रेंज क्या रहेगा कि भाई ये लेस देन 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज के नीचे की फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे इंफ्रासोनिक। क्या इंफ्रासोनिक इंसानों के द्वारा सुना जा सकता है? ह्यूमंस सुन नहीं सकते, ह्यूमंस सुन नहीं सकते, लेकिन जो कुत्ता है या जो बिल्ली है, वो आसानी से सुन लेते हैं। इसीलिए जब अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक से जनरेट होने वाला पहला वेव जो होता है, मतलब कि धरती हिलने से पहले जो जनरेट होती है, वो होती है इंफ्रासोनिक। और जो कुत्ता होंगे या बिल्ली होंगे, उनको तुरंत पता चल जाता है कि जमीन हिलने वाली है और वो तुरंत घर छोड़ के क्या करते हैं? भाग जाते हैं। कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास 5-6 सेकेंड में तुमने जानवरों के बिहेवियर को समझ लिया, तो तुम समझ जाओगे यहाँ पर आने वाला है अर्थ। समझा? उसके बाद आता है तीसरा, कौन सा है? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक साउंड की रेंज होगी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। यानी ऐसी कोई भी फ्रीक्वेंसी तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है, उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक। क्या ये अल्ट्रासोनिक साउंड हमें सुनाई देगा? ये अल्ट्रासोनिक साउंड हमें सुनाई नहीं देगा। लेकिन जो बैट्स होते हैं, चमगादड़, चमगादड़ के अल्ट्रासोनिक साउंड को आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये अल्ट्रासोनिक साउंड को आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ अल्ट्रा। अब देखो, एक चीज मैं यहाँ समझाने की कोशिश, हमने देखा पहले ऑडिबल, ऑडिबल, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, तीसरा है अल्ट्रासोनिक। ऑडिबल का रेंज क्या था? 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज। उसके बाद इंफ्रासोनिक का लेस देन 20 हर्ट्ज और अल्ट्रासोनिक का ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज। ठीक है, देखो, अगर मैं इनका वेव का डायग्राम बनाऊं, जैसे वेव का डायग्राम, तो देखो, ये जो ऑडिबल है, पहले उसकी फ्रीक्वेंसी कम है और फिर धीरे 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 बढ़ती जा रही है ना? तो इसका जो है हम डायग्राम कैसे बनेगा? पहले बड़ा वेव बनेगा और फिर वेव जो है धीरे 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 फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यार कुछ इस तरीके का होगा। उसी तरीके से अगर हम इंफ्रासोनिक की बात करें, तो इंफ्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज से कम है। तो ये इसका जो वेवलेंथ होगा वो बहुत बड़ा बड़ा होगा, है ना? बहुत बड़ा होगा। और अल्ट्रासोनिक की अगर बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है,
फ्रीक्वेंसी कैसी है, बहुत हाई है। तो इसका अगर हम ये बनाएंगे, इसका बनाएंगे तो ये छोटा छोटा होगा ना, तो छोटा छोटा होगा। अब देखो, हमने बताया था फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में उल्टा रिलेशनशिप होता है। जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहेगी, क्या वो बहुत दूर तक ट्रेवल कर पाएगी? नहीं, वो बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएगी। लेकिन जिसकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, वो अधिक दूर तक ट्रेवल कर पाती है, यानी उसका वेवलेंथ बड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है ना? देखो, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो वेवलेंथ कैसा होगा? कम होगा, क्योंकि उल्टा रिलेशन होता है। तो देखो, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा, वो किसी भी चीज से टकरा के फटाक से वापस आ जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड उतनी अधिक है। स्पीड उतनी अधिक, जैसे 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, इसमें क्या बढ़ रहा है? इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो हमें स्पीड अच्छा मिलते जाता है। क्या आज के जमाने में तुम्हें 2G दिया जाएगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? 3G अच्छा लगेगा? नहीं। अब तो चाहिए भैया 5G, 6G। क्यों? क्योंकि इसमें हमें स्पीड बहुत अच्छा मिलता है। 0.5 सेकंड में एकदम रिफ्रेश हो जाए, एकदम धकाधक यूट्यूब चले। तो देखो, ये जो चमगादड़ होते हैं, ये लोग उड़ते हैं रात के समय, दिन के समय। इन्हें अमूमन दिखाई देता नहीं है, ठीक है, मतलब आंखों से दिखाई देता नहीं है। तो ये कैसे अपने रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल का पता लगाते हैं? जैसे मान लो ये चमगादड़ है, ठीक है, चमगादड़ है। जब और यहाँ पर कोई बिल्डिंग है, चमगादड़ उड़ते रहेगा और अपने मुंह से निकालेगा अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव, तो जैसे ही ये अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, ये तुरंत जाएगी, टकरा करके और वापस आएगी, और ये चमगादड़ उस फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट कर लेगा। अगर चमगादड़ को फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हो गया तो उसको समझ में आ जाएगा कि सामने क्या है, कोई न कोई ऑब्स्टिकल है, कोई न कोई बिल्डिंग है, कोई न कोई झाड़ है, और वो अपना रास्ता बदल देगा। और अगर ये फ्रीक्वेंसी लौट के नहीं आया तो उसको समझ में आ जाएगा कि सामने एकदम रास्ता क्लियर है, चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? हाँ, तो चमगादड़ जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करती है अपने आसपास के ऑब्स्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो डॉल्फिन्स होती हैं, डॉल्फिन्स, ये भी अपने आसपास के खतरे को डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का ही इस्तेमाल करती हैं। जैसे इनको लग गया कि इनके आसपास कोई शार्क आ रहा है, तो ये अपने यहाँ से क्या छोड़ेंगी? अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेंगी। और शार्क, जैसे मान लो कि ये डॉल्फिन है, मैं तो इधर ही समझा देता हूँ, नहीं तो बनाऊंगा तो सब घटिया हो जाएगा। ठीक है, ये डॉल्फिन है, एक और चीज है ना। मान लो ये डॉल्फिन है और यहाँ पर आ रहा है ये शार्क आ रही है, ठीक है, शार्क आ रही है। अब ये डॉल्फिन क्या करेगी? यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेगी और ये अल्ट्रासोनिक वेव इससे टकराकर इसके पास आएगी, और इससे ये कैलकुलेट कर लेती है कि ये शार्क इससे कितनी दूरी पर है। जैसे शार्क अगर बहुत दूर रहेगी तो अल्ट्रासोनिक वेव को आने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन शार्क जितना नजदीक आ जाएगी, अल्ट्रासोनिक वेव उससे टकरा के उतना तेजी से डॉल्फिन के पास आएगा, और डॉल्फिन समझ जाएगी अब ना बचबो, मार देगी मेरे को। ठीक है, तो वो इसी अल्ट्रासोनिक साउंड के वेव पर अपने आप को बचाने के लिए अपनी स्पीड को बढ़ाती या घटाती है। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, वो जाते हैं अपने बच्चे का चेकअप कराने के लिए। देखिए हमारे पेट में जो हमारा बच्चा है वो ठीक ठाक है कि नहीं है, तो उसकी क्या पोजीशन है, तो वहां पर हम करते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में भी अल्ट्रासोनिक वेव का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लिक्विड लगाया जाता है और जो मशीन रहता है वो डिटेक्टर, उसके थ्रू अल्ट्रासोनिक साउंड को छोड़ा जाता है, और अल्ट्रासोनिक साउंड जा करके बच्चे से टकरा करके वापस आता है और यहाँ स्क्रीन पर इमेज को दिखा देता है। तो उससे पता लग जाता है
कि बच्चे के कितने ऑर्गन्स डेवलप्ड है, कितने नहीं डेवलप्ड है। अगर कोई ऑर्गन्स डेवलप नहीं रहेगा तो उसमें पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ से वेव टकरा करके वापस नहीं आ रही है, मतलब पार हो जा रही है। समझा? अगर अल्ट्रासोनिक वेव टकरा कर, जैसे मान लो कि बच्चा है और बच्चे का एक हाथ डेवलप नहीं है, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव ये यहाँ हर जगह जहाँ जहाँ बच्चा रहता है तो ये हर जगह ऐसे ऐसे मशीन को छोड़ता है ना, मतलब मशीन टच करता है और वहां से वेव छोड़ेगा। जहां से वेव टकरा के वापस नहीं आई, उसको समझ में आ जाएगा डॉक्टर को कि यहाँ का ऑर्गन्स डेवलप्ड नहीं है ना, क्योंकि वो क्या, वेव क्या करेगी, अंदर चली जाएगी, पार हो जाएगी इस साइड से उस साइड। क्लियर हुआ? अब देखो, इस अल्ट्रासोनिक वेव का ना इस्तेमाल, जो महंगी महंगी घड़ियां होती हैं, वॉचेस होती हैं, जैसे कि कोई ऐसी वॉच होगी जो पल्स के आधार पे चलती है, पर जब तक इंसान जिंदा है तब तक वो चलेगी, है ना। तो ऐसे ही अलग अलग कंपनियां हैं, बहुत करोड़ 2 करोड़ की घड़ी बनाती हैं। तो वो घड़ी को अगर कभी क्लीन करना रहता है, जैसे कि बहुत टाइम हो गया उसमें डस्ट वगैरह आ गया है और उन्हें क्लीन करना रहेगा, तो उन घड़ियों को क्या किया जाता है, खोल के रख दिया जाता है और उनके ऊपर अल्ट्रासोनिक वेव को बम्बार्ड कराया जाता है। और जब अल्ट्रासोनिक वेव को बम्बार्ड कराया जाता है तो इस घड़ी के अंदर जितने भी कचरे रहते हैं, वो कचरे अल्ट्रासोनिक वेव जब वापस आता है तो उनके साथ बाहर निकल, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम प्रोसेस होता है किसी महिला की, अगर महंगी साड़ी है, अगर वो उसे साबुन से नहीं धुलवाना चाहती है तो वो अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करके धुलवाती है, उसे कहते हैं ड्राई क्लीनिंग। समझा? हाँ, ड्राई क्लीनिंग, जैसे किसी नेता का कोई बहुत कीमती कोट है, अब उस कोट को धोबी घाट में दे करके पटक पटक के थोड़ी धुलवाया जाएगा, है, उसको ड्राई क्लीनिंग करवाया जाता है। अब जैसे कि ये मशीन है, इस मशीन में कोट को टांग दिया जाएगा और इसमें छोड़ा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव। ये अल्ट्रासोनिक वेव जाएगा, हर एक पोर पोर से जो भी कचरा रहेगा उसको मार के निकाल देगा और बाहर आ जाएगा, बिना साबुन तेल लगे ही ये कपड़ा धुल जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, ड्राई। ठीक है, तो बताओ, कोई भी मशीनरी है, मशीनरी को क्लीन करने के लिए किस वेव का इस्तेमाल होता है, अल्ट्रासोनिक। डॉल्फिन किस वेव का इस्तेमाल करती है, अल्ट्रासोनिक। बैट अपने सामने आने वाले ऑब्स्टेकल को पहचानने के लिए किस वेव का इस्तेमाल करता है, बैट क्यों इंफ्रा का इस्तेमाल करेगा, इंफ्रा तो 20 हर्ट्ज से कम होता है, अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल करता है बैट ना। बैट जितनी चीजें हैं, ये बैट हो गया, डॉल्फिन हो गई, अल्ट्रासाउंड हो गया, या ड्राई क्लीनिंग हो गया, या मशीन को क्लीन करना है, वो सारे के सारे के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का ही इस्तेमाल। क्लियर हुआ? बताओ, फ्रीक्वेंसी के बेस पर हमने साउंड को कितनी भाग में डिवाइड किया, 3। कौन कौन सी, ऑडिबल, इंफ्रा और अल्ट्रासोनिक। ऑडिबल की रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, और इंफ्रासोनिक का लेस देन 20 हर्ट्ज, और अल्ट्रासोनिक ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। अब देखो, साउंड के स्पीड के आधार पर इसे हम फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देखो, अभी हमने किसके बेसिस पर किया था, ये फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब हम साउंड के स्पीड के बेसिस पर करेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। ये माना जाता है कि एक ये साइंटिस्ट है, का नाम था लैपलास। लैपलास, इन्होंने बताया था कि हवा में साउंड की स्पीड 332 मीटर पर सेकेंड होती है। क्यों होती है, जब हम बोलते हैं तो उस साउंड की स्पीड है 332 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब कभी न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है तो हम लोग
इसको 330 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम बता दूंगा, लेकिन अभी अभी क्या समझना है कि हवा में साउंड की स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकेंड। इसी इसको मैं अगर V नॉट से रिप्रेजेंट करूं तो कोई दिक्कत है? V नॉट इज नथिंग बट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, समझ में आया? इन एयर। ओके, अब देखो किसी V नॉट को कहा जाता है मार्क। सुना है कि कोई मिसाइल 1 माक की स्पीड से चलती है, कोई मिसाइल 2 माक की स्पीड से चलती है, कोई एरोप्लेन 3 मैक के स्पीड से चलती है ना? तो मैक क्या है? मैक इज नथिंग बट स्पीड ऑफ साउंड, तो V नॉट इज इक्वल टू, मैं मैक लिखूं चलेगा? ठीक है, पहले ये बेसिक समझ में आया कि साउंड की स्पीड हवा में 332 मीटर पर सेकंड होती है। किसने बताया? लैप्लास ने। ठीक है, लैप्लास ने बताया। V नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब हम स्पीड के बेसिस पर साउंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 3 कैटेगरी स्पीड के बेसिस पर। कौन कौन सी 3 कैटेगरी है? एक को कहते हैं हम सबसोनिक, दूसरे को कहते हैं सुपरसोनिक, और तीसरे को कहते हैं हाइपरसोनिक। समझ में आया? तो बताओ, स्पीड के आधार पर हमने साउंड को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया? 3। कौन कौन सी? सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, ठीक है, कोई भी या साउंड की स्पीड अगर 1 माक या 1 माक के बराबर हो, ठीक है, 1 माक या 1 माक के बराबर हो, उसे हम कहेंगे, देखो मैं यहाँ लिखूं सब सोनिक। अगर किसी भी मतलब साउंड की स्पीड 1 माक, क्या 1 मैक, किसी भी साउंड की स्पीड 1 मैक या 1 मैक के बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे? सबसोनिक कहेंगे। इसको क्या कहते हैं? 1 मैक से लेस देन है ना, लेस देन और इक्वल टू, जैसे कि 332 मीटर से कम या 332 मीटर हो तो वो सबसोनिक की कैटेगरी में आएगा। समझ में आया? 332 मीटर से कम या 332 मीटर हो तो वो सबसोनिक की कैटेगरी में आएगा। लेकिन किसी साउंड की स्पीड अगर, यहाँ लिख दूं सुपरसोनिक, ऊपर लिखता हूँ समझ लेना सोनिक, अगर 5 मैक के बराबर या उससे कम हो, लेकिन 1 मैक से ज्यादा हो, ठीक है? यहाँ समझ, इस चीज को थोड़ा सा समझना कंफ्यूजिंग नहीं है, नॉर्मल समझो। अगर 1 मैक के इक्वल या 1 मैक से कम है तो सबसोनिक कहलाएगा, लेकिन 5 मैक या 5 मैक से कम है तो वो सुपरसोनिक कहलाएगा, लेकिन 1 मैक से ज्यादा होना चाहिए। समझ आ रहा है क्या? तो सबसोनिक का क्या है सिचुएशन? सबसोनिक का 1 मैक या 1 मैक से कम, लेस देन इक्वल टू, और सुपरसोनिक का 5 मैक या 5 मैक से कम, लेकिन हाइपरसोनिक में 5 मैक से अधिक, हाइपर में ग्रेटर देन 5 मैक। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट चल रही है, अगर उसकी स्पीड 5 मैक से अधिक है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगी? हाइपरसोनिक। यानी उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाला आवाज हाइपरसोनिक की कैटेगरी में आएगा, इतना क्लियर है क्या? ओके, अभी देखो, पहले बताओ कि हम लोगों ने साउंड के बारे में क्या कहा? साउंड को नेचर के बेसिस पर कितने कैटेगरी में डिवाइड किया था? तो लॉन्जिट्यूडनल,
और ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स उसके बाद फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर कौन कौन सा, ऑडिबल, इंफ्रा और अल्ट्रासोनिक और ट्रांसोनिक। ठीक है, बताओ ऑडिबल का रेंज क्या था, 20 हर्ट्ज से लेकर के 22 हर्ट्ज। इंफ्रासोनिक का क्या रेंज था, लेस देन 20। और अल्ट्रासोनिक का क्या था, अल्ट्रासोनिक का ग्रेटर देन 20 तो ग्रेटर देन 50। अब उसी तरीके से स्पीड के बेसिस पर, स्पीड के बेसिस पर ने इसको अगेन तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। क्या था पहला, सब सब सोनिक, सब सोनिक। उसके बाद सुपर सोनिक, सुपर, उसके बाद हाइपर, हाइपर सोनिक। बताओ सब सोनिक के लिए क्या कंडीशन है कि भाई साउंड की जो स्पीड है वो लेस देन और इक्वल टू 1 माक होनी चाहिए, 1 मैक। सुपरसोनिक के लिए लेस देन और इक्वल टू 5 मैक होनी चाहिए, और हाइपरसोनिक के लिए ग्रेटर देन 5 मैक होनी, 5 मैक होनी चाहिए। मैक क्या है समझ में आ रहा है, मैक इज नथिंग बट स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। साउंड की स्पीड एयर में कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। इसने बताया था लैप्लास में, लैप्लास में। ठीक है, अब देखो हमने नेचर और फ्रीक्वेंसी को अच्छे से एग्जाम्पल के साथ पढ़ लिया है। स्पीड के बेसिस पर जो सब सोनिक है, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक का रेंज पता कर लिया है। अब इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं एग्जाम्पल के साथ पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर इतना समझ में आ गया हो तो आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम